नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी अब विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। अपने डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में, या विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो एक दिन विलम्ब से आपको मिल रहा हो, जिसके पीछे कारण था थंबनेल का इशू था, लेकिन कोई बात नहीं। हमें जो मुद्दे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक दिन विलम्ब से मिलता है तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। विश्व अस्थमा दिवस, आपको बता दें विश्व अस्थमा दिवस 2024 की हम बात कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार 7 मई को पहला मंगलवार था, तो विश्व अस्थमा दिवस 2024 7 मई के दिन मनाया गया। अस्थमा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि यह एक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग है और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 4.5 लाख लोग प्रति वर्ष इससे जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। सबसे पहली बार वर्ष 1998 में एक शहर है बार्सिलोना, ठीक है, एक फुटबॉल क्लब भी है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना जो शहर है ये स्पेन का एक शहर है, स्पेन का एक शहर है। और स्पेन के शहर बार्सिलोना में वर्ष 1998 में पहली बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य है, विश्व अस्थमा दिवस मनाए जाने का उद्देश्य है सांस से संबंधित, सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको लेकर के जागरूकता का प्रसार करना, उनको लेकर के जागरूकता का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ उसके रोकथाम को लेकर के काम करना, उसके देखभाल को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इस बार की जो थीम थी, यदि हम थीम की बात करें, वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम की, तो इनकी थीम थी अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, ये इस वर्ष की थीम थी। अस्थमा का कारण क्या होता है, तो अस्थमा का कारण है वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण अस्थमा का कारण है। अभी तक कुछ वर्षों पूर्व तक ये देखने को मिलता था कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, गांव में बीड़ी, इन सब का सेवन करते हैं, मतलब धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं उन्हीं में अस्थमा के केसेस देखने को मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ये केसेस ऐसे व्यक्तियों में भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, मतलब जो दूषित वायु के संपर्क में लगातार रहते हैं, धूल भरे वाले क्षेत्रों में लगातार रहते हैं, वहाँ पे यह समस्या देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे बेसिक जानकारी, जैसे अस्थमा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अस्थमा विशेष रूप से इसकी जो लक्षण है, इससे क्या होता है, आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी गिरना, ठीक है। और दूसरे जो इसके लक्षण है, यदि हम बात करें अस्थमा के जो अन्य लक्षण देखने को मिलते हैं, उनमें गले में आपको समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, गले में आपको समस्या देखने को मिलती है। गले में सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो सांस नली है इसी में प्रॉब्लम हो जाती है, इसी में समस्या क्रिएट हो जाती है। सांस नली जो है ये इसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो ये जो है सक्रिय हो जाती है और जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, और यही समस्या है। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि अस्थमा सांस से संबंधित एक बीमारी है। अब अस्थमा के बारे में कुछ चीज़ें हमें और समझने की ज़रूरत है। अब इससे बचाव को लेकर के, कि भैया इससे बचाव को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, तो बचाव को लेकर के आप कार्य ये कर सकते हो कि जो धूल भरे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो धूल भरे क्षेत्र हैं वहाँ पे यदि आप जाते हो, या जहाँ पे वायु प्रदूषित है यदि वहाँ पे जाते हो, तो मास्क, जो विभिन्न प्रकार के मास्क आते हैं वायु प्रदूषण को लेकर के, उनका प्रयोग करिए, तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ धूम्रपान जो लोग करते हैं वो धूम्रपान छोड़कर इससे अपने आप को बचा सकते हैं। आपको थंबनेल में स्पष्ट हुआ होगा कि बात हो रही है बिहार के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो बिहार के विशेष संदर्भ में पिछले
कई महीनों से कुछ रिपोर्ट आ रही हैं जो ये बताती हैं कि बिहार के कुछ शहर हैं, जैसे पटना आपका हो गया, ठीक है, जैसे औरंगाबाद हो गया, तो बिहार के कुछ ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ, विनिर्माण की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। वहाँ पे धूल जो है एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है अस्थमा के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होने का। तो जहाँ पे धूल, धुआं, इस प्रकार की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ पे ये समस्या देखने को मिल रही है। तो पटना के विशेष संदर्भ में और बिहार के अन्य शहरों के संदर्भ में जो अस्थमा के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का योगदान बताया जा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसके लिए जिम्मेदार है। और बिहार के इन शहरों में यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात करोगे, AQI की बात करोगे, तो ये 100 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। AQI बिहार के इन शहरों का 100 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। अब बात आती है PM 2.0 2.5 क्या है। उससे पहले ये PM होता क्या है, तो PM को हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, याद रखिएगा, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं PM को। और ये पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है, तो याद रखना है तरल व ठोस का मिश्रण जो हवा में निलंबित होते हैं। ऐसे तरल व ठोस का मिश्रण जो हवा में निलंबित होते हैं उनको आप कहते हो पार्टिकुलेट मैटर। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये सूक्ष्म कणों से लेकर के धुएं, कालिक, तरल कण, धूल कण, जिनको आप नग्न आंखों से देख सकते हो, तक शामिल होते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकुलेट मैटर में ऐसे मैटर शामिल होते हैं जिनमें से कुछ को आप नग्न आंखों से देख सकते हो और कुछ को आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे PM, इसकी 3 कैटेगरी होती है, PM 1.0, PM 2.5 और PM 10। ये 3 कैटेगरी आपको प्रमुखता से पार्टिकुलेट मैटर की देखने को मिलती है। अब बात आ रही है कि आपको PM की परवाह क्यों करनी चाहिए। पार्टिकुलेट्स मैटर छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। PM 1 और PM 2.5 श्वसन के माध्यम से आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। PM के अल्पकालिक और दीर्घकालिक संपर्क में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं, जिनमें विभिन्न कार्डियो रेस्पिरेटरी रोग शामिल हैं। और अल्पकालिक प्रभाव में आँख, नाक, गले में जलन, दीर्घकालिक प्रभाव में अस्थायी श्वसन समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और हृदय की विफलता शामिल है। तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिकुलेट मैटर 1 और 2.5 कितना हानिकारक है, क्योंकि ये श्वसन के माध्यम से हमारे रक्त में प्रवाहित होने लगते हैं। ये आता कहाँ से है, तो इसका प्राथमिक कण, यदि हम बात करें, प्राथमिक कण पदार्थ सीधे वातावरण में छोड़े जाते हैं। वो कारों, ट्रकों, बसों, कारखानों, निर्माण स्थलों, पुनः लगाए गए खेतों, गंदगी वाली सड़कों, रॉक क्रैशर, लकड़ी जलाने सहित कई स्रोतों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो मतलब पहले हैं प्राथमिक कण जो सीधे वातावरण में छोड़े जाते हैं, और दूसरे हैं गैर रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप द्वितीय कण। ये हवा में उत्पन्न हो सकते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं जब जलते हुए ईंधन से निकलने वाली गैसें सूर्य के प्रकाश और जलवाष्प के साथ मिलती हैं। इन्हें ऑटोमोबाइल, बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में गैसोलीन के दहन से उत्पादित किया जाता है। तो हमने समझ लिया कि पार्टिकुलेट मैटर आते कहाँ से हैं। अब आगे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरी एक संरचना वायुमंडल है ये, ठीक है। तो इसमें देख रहे होगे कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और यहीं पे इसी में पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं जो कि तरल व ठोस का मिश्रण होते हैं। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये तरल और ठोस के मिश्रण होते हैं, और ये सूक्ष्म कण हो सकते हैं, ये धुएं के कण हो सकते हैं, ये कालिक हो सकते हैं, ये तरल कण हो सकते हैं, ये धूल कण भी हो सकते हैं, जिनको आप आंखों से देख भी सकते हो। और इनकी कैटेगरी हमने बताया कि इनको 3 भागों में बांटा जाता है, PM 1, PM 2.5 और PM 10। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। आइए देख लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे इसमें कुछ चीज़ें और, कि यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है 2.5 की। 2.5
पार्टिकुलेट मैटर का यदि कहीं पे इंडेक्स दिख रहा है और वो 0 से 30 के बीच में है तो आप वहाँ रह सकते हो, मानो कि योग्य है। 31 से 60 है तो समस्याएं हो सकती हैं। 61 से 90 है तो खराब है। 91 से 120 है तो ये आपको बीमार कर सकता है। 121 से 250 के बीच है तो ये आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। और यदि 250 प्लस है तो ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 0 से 30 तक लेकर ही मानव की योग्य है, जहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यदि इनका संकेंद्रण इससे ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे ये समस्याएं होती हैं, अलग अलग इनकी कैलकुलेशन दी हुई है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब आप बात करते हैं तो यदि कहीं पे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 0 से 50 शो कर रहा है मतलब वो अच्छा है। यदि 51 से 100 शो कर रहा है तो वहाँ भी आप सरवाइव कर सकते हो। यदि 101 से 200 के बीच शो कर रहा है मतलब ये खराब है। 200 से 300 शो कर रहा है मतलब ये बीमार है। और 301 से 400 शो कर रहा है तो गंभीर रूप से आप कह सकते हो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। और यदि 400 से 500 है तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बिहार के कई सारे शहर हैं जहाँ पे सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 प्लस हो जाता है, मतलब खतरनाक का जो लेवल है उससे भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है। और PM2 पॉइंट का लेवल भी 250 से ऊपर हो जाता है। और ऐसे शहरों में लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लगातार अस्थमा के रोगियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। और इसमें शीर्ष स्थान पे आपका राजधानी शहर पटना आता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पटना में अस्थमा के रोगों के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है तो ये है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट 2.5 जो है ये श्वसन के माध्यम से रक्त प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है और हृदय फेलियर से लेकर के अन्य कई गंभीर समस्याओं के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, विश्व अस्थमा दिवस के संदर्भ में जो फैक्ट आपको बताए गए इन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 7 तारीख को था तो 7 तारीख को ये मनाया। ठीक है, चलिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहीं पर अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।